वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और 9th क्लास के मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो है चैप्टर सर्कल। आपकी 9th क्लास का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मज़ा दिलाने वाला चैप्टर है बेटा सर्कल। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसमें मैं आपको इतनी सारी थ्योरम्स सिखाऊंगा ना बेटा, इतनी सारी थ्योरम्स लेके आऊँगा, उनके वेरिफिकेशन भी बताऊंगा। आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे कि वाह सर, वाकई में इस चैप्टर में मज़ा आ गया। तो जो मेरे पढ़ने वाले जो क्रांतिवीर बच्चे हैं ना, उनको तो इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है सर्कल के अंदर। ठीक है बेटा, अपन इसको हल्के में नहीं निकालेंगे, अपन इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हल्के में तो आपके स्कूल वगैरह में निकाल देते हैं, अपन यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे एकदम। तो सर्कल के बारे में बेटा आपको सबसे पहले तो ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा जो आपने अभी तक सुनी ही नहीं होगी। जनरली आपको जो डेफिनेशन सुनने को मिलती है ना, आप जनरली डेफिनेशन तो सुनते ही क्या है, आप तो बस यूँ कह देते हैं कि भैया ये सर्कल है। आप तो बस ये सीधा डायलॉग दे देते हैं कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, और कहीं पे बीच में पॉइंट बना देते हैं। आप कहते हैं ये सर्कल का सेंटर है, और सर्कल के सेंटर से कहीं पे भी जाके बाउंड्री पे मिला दो। जैसे ये सेंटर ओ है, सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट है ए, अगर मैंने ओ को ए से मिला दिया तो ये क्या हो गई, रेडियस। इतनी बातें जानते हैं आप सर्कल में। जैसे आपसे पूछा ना बेटा सर्कल क्या होता है, सर्कल के बारे में आप ये वाली कहानी मुझे सुना देंगे। लेकिन मैं आज आपको इतनी शानदार डेफिनेशन बताऊंगा ना बेटा सर्कल की। देखिए आप, A circle is the locus of a point. A circle is the locus of a point. Locus मतलब पाथ, रास्ता। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल एक पॉइंट का रास्ता है। एक पॉइंट किस तरह से प्लेन में घूमेगा, ये है कहानी। अ सर्कल इज द लोकस, लोकस मतलब पाथ, किस तरह का रास्ता वो कवर करेगा। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। एक पॉइंट जो है ना इस प्लेन में घूमेगा, किस तरह से घूमेगा, विच मूव्स इन अ प्लेन। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट its distance. A circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point, from a given fixed point, is always same, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सेम मतलब एक जैसी रहेगी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कभी भी चेंज नहीं होगी। इज ऑलवेज सेम, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो बेटा ये डेफिनेशन सुन के कई सारों के दिमाग में चक्कर आ जाता है कि ये क्या लिख दिया सर ने। लेकिन जो मेरी बात अच्छे से सुनेगा उसको एकदम बिल्कुल इतना सिंपल मामला लगेगा सर्कल की डेफिनेशन का। हमने बोला अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। ये एक प्लेन है बेटा, हमने बोला कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन में एक पॉइंट घूम रहा है। जैसे ये पॉइंट है हमारे पास P, ये पॉइंट P इस प्लेन में घूम रहा है और इस तरह से घूम रहा है ये पॉइंट P कि इस पॉइंट P की डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट बना दिया बच्चों। मैंने बोला यार यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है O, इस फिक्स पॉइंट O से इस पॉइंट P की डिस्टेंस हमेशा सेम है, ये कहीं पे भी चला जाए। जैसे पॉइंट P यहाँ पे आ गया, फिर ये पॉइंट P यहाँ पे आ गया, फिर ये पॉइंट P वहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे आ गया, यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे आ गया। तो ये पॉइंट P प्लेन में कहीं पे भी चला जाए, ये पॉइंट P इस प्लेन में कहीं पे भी चला जाए, इस पॉइंट P की इस गिवन फिक्स पॉइंट O से डिस्टेंस हमेशा इक्वल अगर है तो आप बोलेंगे बेटा ये सर्कल है। तो बेटा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, O की यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस हमेशा सेम है। तो ये पॉइंट इस तरह से अपना पाथ ट्रेस कर रहा है, ऐसे करता हुआ, ऐसे करता हुआ, ऐसे करता हुआ। तो इस तरह से इस पॉइंट ने अपना पाथ क्या किया बेटा, ट्रेस किया। तो इस पॉइंट ने जो अपना पाथ यहाँ पे बनाया ना, इस पॉइंट का जो लोकस है उसको अपन बोलते हैं सर्कल। तो ये शेप क्या बनी बेटा, ये जो शेप बनी है ये किसकी शेप बनी है, ये सर्कल की शेप बनी है। तो सर्कल की डेफिनेशन ये होती है कि बेटा एक पॉइंट है वो प्लेन में इस तरह से घूम रहा है कि उस पॉइंट की एक गिवन फिक्स पॉइंट से
हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ऐसे करके आपको एक एक तरह से सारी चीजें क्लियर करूंगा। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड center of a circle, and this distance, this constant distance is called radius. This constant distance, ये जो constant distance है OP, क्योंकि ये P कहीं पे भी चला जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, constant distance OP is called radius of this circle, is called रेडियस। तो ये हो गई हमारी कहानी। तो सर्कल की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप मेरी वाली डेफिनेशन बताना एकदम शानदार तरीके से। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे, इस तरह से घूम रहा है, दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ऑलवेज constant, always same. This fixed point is called center of the circle, and this constant distance, this fixed constant distance is called radius of the circle. अब सर्कल से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा बच्चों, फिर उसके बाद अपन आगे की जो 9th क्लास की बातें हैं उन पे फोकस करेंगे। पहले तो मैं आपको बेसिक बातें बताने वाला हूं कि भैया सर्कल से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमने 7th में भी पढ़ी हुई है, 8th में भी पढ़ी हुई है। तो सर्कल से रिलेटेड टर्म्स आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों जो सर्कल से रिलेटेड टर्म्स है वो आपके पास लेके आ रहा हूँ। सबसे पहली जो टर्म आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो है आर्क। आर्क क्या होता है? तो पहले तो मैं एक सर्कल बना देता हूँ भाइयों, ये बनाया मैंने सर्कल, ये आपके सर्कल का सेंटर है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ओ इस सर्कल का सेंटर है, और बाउंड्री पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले रखा है पी, ओ को पी से मिलाया, तो बेटा ये मेरी क्या बन गई? रेडियस। रेडियस को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ओ पी जो है वो आपकी रेडियस है। अब यहाँ पे कहानी क्या है? सबसे पहले जो मैं टर्म लेके आया हूँ वो है आर्क। आर्क क्या होता है बेटा? एन आर्क इज अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे ये सर्कल है, आप देखना प्रैक्टिकली ज़्यादा बात समझ में आएगी। ये सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो कंटिन्यूअस पार्ट जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये अ कंटिन्यूअस पार्ट, दिस कंटिन्यूअस पार्ट इज कॉल्ड आर्क। एन आर्क इज अ continuous piece of a circle on its boundary, between 2 points। कोई से भी 2 पॉइंट, आप ये पॉइंट, एक पहला पॉइंट ए यहाँ लिया, बी आप चाहें तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। तो आर्क जो है वो जरूरी नहीं कि एक ही हो, आर्क आप सर्कल में कितने भी आर्क बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, मैं बी को हटा दूँ तो एक आर्क मेरे पास ए पी भी बन रहा है, ठीक है ना बेटा। तो एन आर्क इज अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स बाउंड्री बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट। सर्कल की बाउंड्री पे कोई से भी 2 पॉइंट के बीच में जो कंटिन्यूअस पीस होता है, जैसे ये सर्कल बनाया, हम बोले कि एक पॉइंट यहाँ है ए और एक पॉइंट वहाँ है हमारा बी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कंटिन्यूअस पीस है इसको मैं क्या बोलूँगा? आर्क ए बी। तो बेटा ये आर्क की कहानी होती है। तो आर्क की डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब उसके बाद देखना, जब अपन आर्क के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी 2 तरह से कहानी चलेगी, माइनर आर्क और मेजर आर्क। कैसा रहेगा बेटा? देखना, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ये आपके सर्कल का सेंटर है। तो बेटा मैं अगर इधर से इधर जा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं आर्क ए बी, तो इस आर्क की लेंथ क्या है बच्चों? कम है। किसके कंपैरिजन में? अगर मैं बी टू ए आऊं, क्योंकि बी टू ए आऊंगा तो मुझे वहां से लेके यहां तक आना पड़ेगा, तो बेटा इसको तो बोलते हैं माइनर आर्क। और बी टू ए आऊंगा, जैसे ए टू बी जा रहा हूं तो ए बी को मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे करके, आर्क को मैं ऐसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे करके यूं बनाता हूं। ए बी क्या हो गया बच्चों? माइनर आर्क। और बी टू ए जा रहा हूं ना, अब कहां से जा रहा हूं? बी टू ए, तो मैं लिखूंगा बी ए। बी ए क्या हो जाएगा बच्चों? मेजर आर्क। सीधी सी बात है, जिस आर्क की लेंथ कम है वो माइनर है, जिस आर्क की लेंथ ज्यादा है बच्चों वो मेजर है। तो ये तो हो गया भैया हमारा क्या? माइनर आर्क। और बी टू ए आऊंगा तो वो हो जाएगा बच्चों मेजर आर्क। ये हो गई हमारी आर्क की कहानी। ऐसे यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी होती है, वो बहुत मजेदार है। अगर कभी माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों की लेंथ क्या हो जाए बेटा? बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आर्क बन जाएगा सेमी सर्कल। देखिए ऐसी कहानी,
अगर कभी कहानी ऐसी हो जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों ही पिक्चर बच्चों अगर क्या आ जाए, सेम आ जाए, A to B इधर से इधर जाए और उधर से इधर आए, अगर ये कहानी हमारी सेम हो जाए तो हम बोलेंगे कि यार माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों की लेंथ बराबर हो गई। तो इनको अलग अलग नाम नहीं देके क्या बोलेंगे, ये भी एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है। अगर आर्क AB की लेंथ आर्क BA की लेंथ के बराबर हो जाए, इस केस में अगर आर्क AB की लेंथ आर्क BA की लेंथ के बराबर हो जाए तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। इसका मतलब सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल एक ऐसा आर्क है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये सेमी सर्कल की ओरिजिनल डेफिनेशन। सेमी सर्कल एक ऐसा आर्क है जो किसी भी सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये सेमी सर्कल की कहानी है बच्चों। तो आर्क से रिलेटेड ये बातें थी। तो जो सबसे पहली टर्म है आर्क, मैंने उसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। अब जो नेक्स्ट जो टर्म आएगी बच्चों मेरे पास वो है देखिएगा आप, आर्क के बारे में बात होगी बेटा। सेकंड जो हमारी टर्म है जिसके बारे में अपन बात करेंगे उसकी भी डेफिनेशन मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, वो है रेडियस। मैं अपन सारी डेफिनेशन लेके काम करेंगे। ये सेंटर है और यहाँ बाउंड्री पे मैंने एक पॉइंट लिया बेटा P, O को मैंने P से मिला दिया, ठीक है। तो इस लाइन सेगमेंट OP को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। मतलब सर्कल की बाउंड्री पे कोई सा भी एक पॉइंट लिया और उसको अपन ने सेंटर से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, द लाइन सेगमेंट joining the center, the line segment joining the center to any point on a सर्कल। सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट ले लिया हमने, चाहे यहाँ ले लिया चाहे यहाँ ले लिया। जैसे सपोज हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया Q, हमने एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे ले लिया R। अब हम इस O को P से मिलाएं या O को Q से मिलाएं या हम इस O को R से मिलाएं या फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने इस O को S से मिलाएं, ये सभी सर्कल की रेडियस है। इसका मतलब मैं सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस बना सकता हूँ। इसका मतलब मैं सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस बना सकता हूँ। ये सब सर्कल की रेडियस है। तो डेफिनेशन क्या होती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। सेंटर को सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पे भी ज्वाइन कर दो, इज कॉल्ड रेडियस। और सर्कल में क्या होती है, इनफाइनाइट रेडियस होती है, इनफाइनाइट रेडियस। तो रेडियस का जो प्लूरल होता है उसको बोलते हैं रेडी। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडी होती है और हम जानते हैं कि सारी की सारी क्या आएगी बच्चों, आपस में इक्वल आएगी। तो सर्कल में कितनी भी रेडियस बनाओ सब इक्वल रहेगी। ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है बेटा। इसके बाद रेडियस के बाद नंबर आएगा हमारे पास किसका, डायमीटर का। रेडियस के बाद नंबर आएगा दोस्तों डायमीटर का। डायमीटर वैसे हम जनरली क्या बोलते हैं, रेडियस का डबल होता है। डायमीटर के लिए जनरली हम क्या बोलते हैं कि भैया डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। लेकिन डायमीटर की जो सबसे शानदार डेफिनेशन है ना बेटा, वो मैं आपको कोड के बेसिस पे बताऊंगा। तो पहले मैं आपको कोड के बारे में बताता हूं, उसके बाद डायमीटर के बारे में बताता हूं। तो थर्ड पॉइंट में हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, कोड के बारे में। कोड अगर आपको समझ में आएगा ना तो कोड के बाद आपको डायमीटर की डेफिनेशन और मजेदार लगेगी। क्योंकि अभी तक हम क्या जानते हैं कि डायमीटर जो होता है ना वो रेडियस का डबल होता है। जनरली हमारे दिमाग में बस यही रहता है। तो देखिएगा कोड के बारे में बात चलेगी। तो देखिए हमने सर्कल बनाया बच्चों, तो कोड क्या होती है, सर्कल का ये सेंटर बना दिया। पहले सर्कल की बाउंड्री पे कोई से भी दो पॉइंट ले लीजिए। जैसे हमने सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट हमने ये लिया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनाना बच्चों AB, इसको हम बोलते हैं कोड। अब ऐसे हम कितने ही लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। कोई कह दे कि सर हमने तो यहाँ पे पॉइंट लिया P, हमने यहाँ पे पॉइंट लिया Q, हमने इनको मिला दिया, एक कोड बन गई PQ। बनाओ ना, खूब बनाओ। कोई बोले कि सर हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया R, हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया S, हमने सर इन दोनों को मिला दिया, एक कोड, ये भी बन गई। इसका मतलब मैं सर्कल में इनफाइनाइट कोड्स बना सकता हूँ। तो सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं,
इनफाइनाइट कोड्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायमीटर जो है वो कोड से ही आया है बेटा, डायमीटर का जन्म कोड से ही हुआ है। तो अब आपको जो कहानी सिखाने वाला हूँ वो ये है, कोड क्या होती है? कोड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल की बाउंड्री पे कोई से भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे बनता है। द लाइन सेगमेंट obtained joining any two points on a circle. The line segment obtained by joining any two points on a सर्कल। अगर मैं सर्कल पे कोई से भी दो पॉइंट लूँ और उनको जाके ज्वाइन कर दूँ तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उस लाइन सेगमेंट को बच्चों में क्या बोलता हूँ? कोड बोलता हूँ। द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड। ठीक है, तो बेटा सर्कल में क्या होता है? इनफाइनाइट कोड्स होती है। सर्कल के अंदर बच्चों इनफाइनाइट कोड्स होती है। ये हो गई हमारी कहानी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अब आपको बताएंगे डायमीटर जो है वो किस तरह से कोड से कनेक्टेड होता है। अब डायमीटर का नंबर आया। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर जो है वो सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है, मतलब डायमीटर भी एक कोड ही है, लेकिन ऐसी कोड है जो सबसे बड़ी है। अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल ऑफ द, जो सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कोड है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डायमीटर। अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो बेटा हमने क्या किया? ये सर्कल बनाया। अब आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा? ये सर्कल का सेंटर है, तो बेटा डायमीटर सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है, पहली बात तो ये। और ऐसी कोड जो सेंटर से पास होती है उसको डायमीटर बोलते हैं। तो देखना, सेंटर से पास होने वाली कोड बना दूंगा, द कोड विच पासेज through the center of the circle. The code which passes through the center of the circle. ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। The code which passes through the center of the circle, that is called diameter. तो बेटा देखिए हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था, तो हमने इस तरह से एक कोड बना दी। ये कोड का नाम है ए बी। तो बेटा ये कोड जो ए बी है ये सर्कल के सेंटर के थ्रू पास हो रही है। तो ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाती है उस कोड को हम बोलते हैं बच्चों डायमीटर। इसलिए डायमीटर सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है। और डायमीटर जो है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब वही एक सेमी सर्कल उधर और एक सेमी सर्कल बच्चों इधर। ये कहानी है हमारी किसकी? डायमीटर की। और वो जो बरसों पुरानी हमारी कहानी, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस का डबल तो होता ही है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस है। ये हो गई हमारी बच्चों डायमीटर की कहानी। अब डायमीटर की कहानी खत्म हो गई, इसके बाद आपके लिए बड़ी अच्छी कहानी लेके आऊँगा। एक तो लेके आऊँगा बच्चों आपके लिए सेक्टर की कहानी, और एक आपके लिए लेके आऊँगा सेगमेंट की कहानी। सेक्टर और सेगमेंट ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आप लोग 8 तक अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले अब आपके पास लेके आऊँगा बेटा किसके बारे में? सेक्टर के बारे में, और फिर उसके बाद लेके आऊँगा सेगमेंट के बारे में। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है देखिएगा बेटा, आपको फिगर बनाऊँगा उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। ये सर्कल बनाया आपने, ठीक है, ये आपके सर्कल का सेंटर है। सर्कल की बाउंड्री पे आपने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट आपने बेटा यहाँ पे बी लिया। ये एक आर्क ए बी है। इस आर्क ए बी की जो एंड पॉइंट है, एक ए है एक बी है, आपने इसको सेंटर से मिला देना है। ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया। ऐसा करने पे बेटा ये जो डिज़ाइन बनी ना आपके पास इस तरीके से, ये ऐसे करके और आर्क हमारा कैसा है? यूं। इसको हम बोलते हैं बच्चों सेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? सेक्टर। तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? द रीजन, भाई कौन सा एरिया? द रीजन बिटवीन, द रीजन बिटवीन टू रेडी, द रीजन बिटवीन टू रेडी एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। भैया
ये जो आर्क है इसके एंड पॉइंट ए और बी है, तो रेडियस क्या बनेगी, रेडियस बनेगी ओ ए और ओ बी, द रीजन बिटवीन टू रेडी एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, बिटवीन टू रेडी, द रीजन बिटवीन टू रेडी एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। कोरस्पॉन्डिंग आर्क बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इसी आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस आर्क के बारे में बात कर रहे हैं उसी के एंड पॉइंट को ज्वाइन करना जरूरी है। द रीजन बिटवीन टू रेडी एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड, द रीजन बिटवीन टू रेडी, द रीजन बिटवीन टू रेडी एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये जो शेप आपको दिखाई बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्या, सेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारे सर्कल का क्या होता है बच्चों, सेक्टर होता है। यहीं पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और सिखा देता हूँ जो आपकी बुक्स में नहीं दी होती है, लेकिन जैसे अपनी कोचिंग की बुक्स में आर डी शर्मा में दिया होता है। बेटा ये जो आपने देखा ना, ये ओ ए, ये ओ ए और ये ओ बी, तो बेटा ये दोनों रेडियस ने क्या किया, यहाँ पे कट कर रखा है। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रल एंगल। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। थीटा कुछ भी नहीं बच्चों, आपको बता दूं, 10th वाले तो बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाते हैं मुझसे, 9th वालों को सिखा देता है। ये ऐसे ओ बनाना है और ओ को ऐसे करके यूं घुमा देना है बेटा, ये थीटा, THE है थीटा, अननोन क्वांटिटी। जैसे अपन नहीं बोलते लेट द नंबर इज एक्स, ऐसे लेट द एंगल इज थीटा। एंगल के लिए हमने जो यहाँ पे वेरिएबल ले रखा है वो ले रखा है हमने थीटा। जैसे हम अननोन क्वांटिटी को बोलते हैं ना लेट द नंबर इज एक्स, ऐसे यहाँ पे। तो बेटा ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, और हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कि नहीं है आपको मेरी बात समझ में? तो हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक इतनी शानदार बात बताने वाला हूँ जो आपको बहुत कम लोग में, आई थिंक कोई बताएगा या नहीं बताएगा, आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद कोई बताएगा भी नहीं। देखिए ये आपका आर्क है, तो ए टू बी जो है वो आपके आर्क की लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क। आपने आर्क की लेंथ को रिप्रेजेंट किया बच्चों किससे, एल से। मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये एल है। तो इस आर्क की लेंथ को हमने क्या बोला, एल। आर्क लेंथ को मैंने क्या बोला बच्चों, एल बोला। सेंट्रल एंगल को मैंने क्या बोला, थीटा बोला। और रेडियस को मैंने क्या बोला बच्चों, आर्क बोला। तो यहाँ पे एक इतना प्यारा फॉर्मूला होता है यार भाइयों जो आपको बता रहा हूँ मैं, वो होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को आपने क्या बोला बेटा, थीटा। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत मज़ेदार फॉर्मूला, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये आपके लिए मैंने बात क्लियर कर दी है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये हो गई मेरी भाई कहानी। अब इसके बाद देखिए बच्चों, तो सेक्टर के बारे में तो हमने देख लिया। अब सेक्टर में भी वही पिक्चर, सेक्टर में भी कौन सी पिक्चर, वही माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो देखिए बेटा अभी आपको ए के बारे में मज़ा आने वाला है। जैसे आपने यहाँ से इधर की बात करी, तो ये तो क्या है आपका माइनर सेक्टर। अब ये जो बचा हुआ है ना ऐसे यूँ, ऐसे करके, जैसे यूँ है और ये ऐसे करके जो पिक्चर चल रही है, ये वाली पिक्चर, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। इधर वाला तो क्या है बच्चों, माइनर सेक्टर। तो ये तो क्या है, माइनर सेक्टर। और ये वाली पिक्चर मेजर सेक्टर। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। सर्कल में सारी चीज़ें माइनर मेजर चलेगी, माइनर सेक्टर। और ये इधर वाली पिक्चर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, मेजर सेक्टर। ये हो गई हमारी सेक्टर की भी कहानी ख़त्म। एक ये फॉर्मूला जो है ये अलग से मैंने आपको बताया, स्पेशल चीज़ें याद रखनी है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आपको याद हो ही जाएगा। सेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी, सेक्टर में वही माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर का एरिया निकालने की कहानी हमारे पास 10th क्लास में आती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको 10th में सिखाऊंगा, सेक्टर का एरिया निकालना, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ किस पे, सेगमेंट पे। जैसे सेक्टर में आपको मज़ा आया, ऐसे ही आपको सेगमेंट में भी मज़ा आने वाला है। सेगमेंट भी बहुत प्यारा है। देखिए अब सेगमेंट के बारे में बात करेंगे बेटा, तो जो न्यू जो टर्म है वो है सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है। तो पहले तो आपको इसकी इमेज बना देता हूँ, क्योंकि जब तक फोटो नहीं दिखेगा आपको ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा। तो सेगमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो आपने ये सर्कल बनाया, बना दे दोस्तों, ये सर्कल का सेंटर।
ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, चाहे सेक्टर के बारे में बात करूँ चाहे सेगमेंट के बारे में बात करूँ, पहले तो मुझे आर्क बनाना है, कोई सा भी एक आर्क लेना है। तो मैंने क्या किया, ये एक आर्क ले लिया ए बी, ये आर्क लिया बेटा मैंने ए बी। तो सेगमेंट के लिए पता है कहानी क्या होती है, जैसे पिछली बार हमने सेक्टर के लिए कहानी क्या करी थी, रेडियस बनाई थी, यहाँ पे हमको इन दोनों को ज्वाइन करके कोड बनानी है। ये तो ये जो बेटा नीचे कटोरी दिख रही है ना अपने को, ये मस्त वाली, ऐसे करके यूं करके यूं, इसको हम बोलते हैं बच्चों सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बिटवीन एन आर्क, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोरस्पॉन्डिंग कोड। कोरस्पॉन्डिंग कोड का मतलब उसी आर्क के एंड पॉइंट से बनने वाली कोड। जैसे एंड पॉइंट ए और बी है तो ए और बी को ही ज्वाइन करना है। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोरस्पॉन्डिंग कोड, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोरस्पॉन्डिंग कोड। मतलब ये जो कटोरी है मैंने आपके लिए अलग से साइड में बना के दिखाई, इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोरस्पॉन्डिंग कोड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे भी वही पिक्चर है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अगर इस आर्क की लेंथ कम है, मतलब सब कुछ डिपेंड करता है आर्क की लेंथ पे। अगर आर्क की लेंथ कम है तो माइनर, आर्क की लेंथ ज़्यादा है तो मेजर। तो भैया हमने देखा यहाँ पे ये जो है, ये वाली पिक्चर, ये जो कटोरी बनी बेटा, ये पिक्चर है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और बेटा ये जो पिक्चर दिख रही है ना अपने को, ये ऐसे करके और ये ऐसे वाली, ये वाली पिक्चर क्या है बच्चों, ये है मेजर सेगमेंट। अगर इसके लिए ऐसे से बात करेंगे तो ये पिक्चर क्या है बच्चों, मेजर सेगमेंट। तो नीचे माइनर है दोस्तों, ऊपर मेजर है। ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया। ये हो गई हमारी कहानी। तो सेगमेंट की भी हमारी कहानी बेटा एकदम शानदार तरीके से ख़त्म हो गई कि सेगमेंट में भी आपको पता लग चुका है कि क्या माइनर सेगमेंट होता है, क्या मेजर सेगमेंट होता है और सेगमेंट होता क्या है, ये आपको समझ में आ चुका है। अब इसके बाद आपको एक और टर्म बड़ी अच्छी बता रहा हूँ जो सर्कल से रिलेटेड ही है, लेकिन वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ें तो ये हो चुकी है, अब आपको बता रहा हूँ बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा, ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो। सर्कल्स विच आर हैविंग द सेम सेंटर, द सर्कल्स विच आर हैविंग द सेम सेंटर, विच आर हैविंग द सेम सेंटर। ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो। क्या, ये सेंटर ले लिया भैया, अब इसको सेंटर लेके एक सर्कल तो हमने ये बना दिया, एक सर्कल हमने ये बना दिया, एक सर्कल हमने ये बना दिया। तो इस तरीके से जो सर्कल बनते जाते हैं ना, जैसे ये सेंटर तो फिक्स हो गया, इसकी रेडियस ये रही OA, इसकी रेडियस ये रही OB और इसकी रेडियस दोस्तों ये रही OC। तो बेटा रेडियस बदलती जाती है और आपके पास नया नया सर्कल ऑब्टेंड होता चला जाता है। सेंटर तो फिक्स है, सेंटर तो O बन गया, O को सेंटर ले लिया, रेडियस चेंज करते जाएंगे। पहले रेडियस 2 है, फिर रेडियस 4 कर दी, फिर रेडियस 6 कर दी, 7 कर दी, वॉटेवर जो भी आपके मन में आए। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, द सर्कल्स विच आर हैविंग द सेम सेंटर। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। और आपके लिए थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, विच आर हैविंग सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस अलग अलग होती है, एंड डिफरेंट रेडी। दिख ही रहा है, ठीक है बच्चों। ये हो गई हमारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की कहानी। तो सर्कल से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई बच्चों, सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट रहनी चाहिए बेटा। तो बेटा सर्कल से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी की सारी डेफिनेशन टर्म्स जो भी सर्कल से रिलेटेड है वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मेरे भाइयों मैं आपके लिए यहाँ पे थ्योरम्स लेके आना स्टार्ट करूँगा कि भैया इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन सी थ्योरम्स है। एक से एक शानदार थ्योरम है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो पहले तो अपन बेटा बहुत सारी थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस के लेवल पे आएंगे। तो अब मैं आपके लिए थ्योरम लेके आने वाला हूँ बच्चों, बहुत अच्छी थ्योरम लेके आऊँगा बच्चों। फर्स्ट थ्योरम आपके लिए स्क्रीन पे तैयार हो चुकी है मेरे भाइयों। तो हमारी जो पहली थ्योरम है इस चैप्टर की वो है इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, अगर एक सर्कल हमारे को दे रखा है, जैसे ये एक सर्कल है,
अब मैं आपसे बोल रहा हूं इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल या फिर और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल में तो कहानी बदल जाएगी, वो तो और सीधा काम हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट सर्कल में तो हम क्या बोलेंगे, एक सर्कल और दूसरा सर्कल, दो सर्कल बनाएंगे और बोलेंगे भैया ये सर्कल इस सर्कल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो कहानी क्या होती है, उनकी रेडियस बराबर होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, जैसे बेटा ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ये है, एक आर्क मैंने ये ले लिया ए बी, एक आर्क मैंने ले लिया ए बी और एक आर्क इसी सर्कल पे मैंने यहाँ पे ले लिया सी डी। अगर मैं आपसे बोलूँ ये वाला आर्क इस आर्क सी डी के बराबर है, अगर आर्क ए बी आर्क सी डी के बराबर है तो इनसे बनने वाली कोड्स भी इक्वल होती है। तो कहानी क्या है कि अगर सर्कल में दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है, आर्क कॉन्ग्रुएंट का मतलब आर्क की लेंथ इक्वल है, अगर ये आर्क ए बी इस आर्क सी डी के कॉन्ग्रुएंट है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, तो फिर ऐसी कंडीशन में इनसे बनने वाली कोरस्पॉन्डिंग कोड भी इक्वल होती है। ये थ्योरम इसको प्रूव करके बताऊंगा अभी। तो बेटा ये ए बी किसके बराबर आएगा, सी डी के, ए बी इक्वल टू सी डी। तो कहानी क्या है, शॉर्ट में क्या याद रखना है, आर्क अगर इक्वल हैं तो उनसे बनने वाली कोड्स भी इक्वल होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ बताऊंगा मैं आपको। आपके सरकारी किताब का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जिसमें अंकुर, सैयद, डेविड करके तीन लड़के एक सर्कुलर बाउंड्री पे बैठे रहेंगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत काम आएगा, वहाँ पे ये थ्योरम बहुत काम आएगी। तो देखिए अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है, आर्क कॉन्ग्रुएंट का मतलब आर्क की लेंथ अगर बराबर है तो उनसे बनने वाली कोड की लेंथ भी बराबर होती है। तो ये कहानी एक सर्कल में भी होती है और ये कहानी एक सर्कल के साथ अगर दूसरा सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों ये दो सर्कल है और हमसे कहा गया है कि भैया ये दोनों सर्कल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब इन दोनों सर्कल की रेडियस बराबर आएगी। तो इस पर तो मैंने एक आर्क ले लिया बेटा ए बी, इस सर्कल का सेंटर मैंने कुछ और नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे ओ डैश, और यहाँ पे मैंने आर्क ले लिया बच्चों पी क्यू। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये आर्क ए बी इस आर्क पी क्यू के बराबर है। यहाँ की कहानी ये है, ये आर्क ए बी आर्क की लेंथ को ऐसे शो करते हैं, इस आर्क पी क्यू के बराबर है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, आई हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव मुझे प्रूव करना है ए बी कोड पी क्यू कोड के इक्वल होनी चाहिए। 1 मिनट में कर दूंगा। पहले तो ए बी कोड बना देता हूँ, ये बनाई ए बी कोड, फिर ये बनाई पी क्यू कोड, दोनों को बराबर करना है बेटा। तो मैं ये काम करने के लिए इतना शानदार कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, ये एक ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे सेम कहानी मैंने यहाँ पे कर दी, यहाँ पे भी ये एक ट्राइंगल बन गया। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। तो देखिए कहानी ये है, प्रूव करने के लिए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू, ओ डैश पी क्यू, क्या बोलूँगा पहले, ओ ए बराबर ओ डैश पी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सॉरी दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की हमें पता है बच्चों क्या होती है, रेडियस इक्वल होती है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि भैया यहाँ पे ए ओ यहाँ पे पी ओ डैश के बराबर है, इक्वल रेडियाई, ये आर है तो ये भी आर है। सेम कहानी यहाँ पे बी ओ वहाँ पे क्यू ओ डैश के बराबर है, क्यू ओ डैश के बराबर है, वो भी आर, ठीक है। फिर उसके बाद देखना आप, अब आपको मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। मैं जानता हूँ अगर ये और ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है, तो बेटा मुझे ये भी पता होता है कि ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। तो इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अगर साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट के एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल अगर एक्स है बेटा और ये एंगल हमारा वाई है, तो एक्स और वाई दोनों बराबर हो गए। तो क्यों ना मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ तो इसको भी एक्स बोल दूँ। सेम पिक्चर मेरे पास वहाँ पे हो गई क्या, ये और ये दोनों बराबर है तो इनके अपोजिट के एंगल बराबर आएंगे। ये y है तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा y, ठीक है। और हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है क्या कि भैया कहानी ये है कि ये जो है ना ये एंगल उस एंगल के क्या आएगा बेटा, बराबरी रहेगी। ये कहानी है हमारे पास, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो मुझे ये चीज़ पता है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, ये एंगल बराबर आ चुका है। ये एंगल इस एंगल के बराबर आ चुका है। क्यों, क्योंकि बेटा अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है ना तो वो सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनाएगा।
अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है, ये आर्क ए बी अगर इस आर्क पी क्यू के बराबर है तो ये सेंटर पे भी इक्वल एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ चुका है। तो ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल, तो बाय सास क्राइटेरिया, आप बोलेंगे बाय सास क्राइटेरिया। सास क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर बेटा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हैंस ए बी इक्वल टू पी क्यू बाई सीपीसीटी। क्वेश्चन इज ओवर, हमारी थ्योरम खत्म। हैंस ए बी इक्वल टू पी क्यू बाय सीपीसीटी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये हो गया बेटा प्रोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम लेके आ रहा हूँ, उसमें भी मजा आएगा बच्चों। तो बच्चों ये सेकंड थ्योरम भी आपके लिए स्क्रीन पे तैयार हो चुकी है और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है यार मेरे भाइयों। इतनी सीधी है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी 9th में तो बहुत काम आएगी, सही 10th में भी बहुत काम आने वाली है आपको, और इस चैप्टर में बहुत सारी जगह इसका यूज आएगा बच्चों। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में और है बड़ी सिंपल। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। कहने का मतलब ये है सर्कल के सेंटर से, ये भैया सर्कल का सेंटर बनाया, सर्कल के सेंटर से अगर किसी कोड पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मैंने ये एक कोड ले ली बच्चों, यहाँ पे पी क्यू, ये सेंटर है बच्चों, ये आपकी कोड है पी क्यू। अगर सर्कल के सेंटर से मैं इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मेरे भाइयों, तो ये इस कोड को बाइसेक्ट करता है। जैसे इसने इसको कहाँ पे कट किया, आर पे, तो आर मिड पॉइंट होता है बच्चों किसका, पी क्यू का। ये थ्योरम है, तो याद भी रखनी है और प्रूव भी करना है। तो क्या होता है, सर्कल के सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कोड पे, मतलब कोड को जहां पे जाके मिलेगा वो कोड का मिड पॉइंट होता है। तो हमें पता लग गया आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये प्रूव करना है भाई। टू प्रूव की कहानी क्या है, टू प्रूव की कहानी ये है आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। इसका मतलब पी आर इक्वल टू क्यू आर, पी आर इक्वल टू क्यू आर, ये मुझे प्रूव करना है। तो भाइयों इसको प्रूव करने के लिए देखना क्या करूंगा, सबसे पहला काम तो क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या, ओ को मिलाऊंगा पी से और ओ को मिलाऊंगा बच्चों क्यू से। सबसे पहला काम तो मैंने ये काम किया, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब तक मैं ट्राइंगल नहीं बनाऊंगा मेरा मामला सेट नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉन्ग्रुएंट करता हूँ बस और कुछ नहीं करता हूँ। जॉइन ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू को मैंने ज्वाइन कर दिया, ओ को पी से ज्वाइन कर दिया, ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद मुझे पता लग गया मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक तो ट्राइंगल बन गया ओ पी आर और एक ट्राइंगल बन गया ओ क्यू आर। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है और कुछ नहीं करना है, इन ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ क्यू आर। देखिए क्या होगा, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये 90 तो ये भी 90। तो पहले तो ये पता लग गया कि ये और ये बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है। तो सबसे पहले बोलेंगे इसका ओ पी बराबर उसका ओ क्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल रेडी, दोनों ही सर्कल की रेडियस है। फिर हम बोलेंगे ओ आर इक्वल टू ओ आर कॉमन, टू ओ आर कॉमन। फिर हम बोलेंगे थर्ड, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसका नाम लिख दीजिए एक्स, इसका नाम लिख दीजिए वाई, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, ब्रैकेट में लिख देंगे 90 डिग्री। और क्राइटेरिया लग चुका है मेरे दोस्तों आर एच एस। कैसे, ये देखिए राइट एंगल, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और कोई सी भी एक साइड। बहुत सारे आदमी यहाँ पे सास क्राइटेरिया बोल देते हैं जो गलत हो जाता है। सास क्राइटेरिया तो वो होता है जब दोनों साइड के बीच का एंगल हो। यहाँ पे देखिए एंगल जो है ना वो अलग आ रहा है, साइड ये अलग जा रही है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और एंगल कौन सा है, ये वाला। तो क्राइटेरिया लगा बाय आर एच एस क्राइटेरिया, बाय आर एच एस क्राइटेरिया। जिंदगी का मजा आ गया क्या, ट्राइंगल ओ पी आर, ट्राइंगल ओ पी आर दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू आर, ट्राइंगल ओ क्यू आर। ओ पी आर कॉन्ग्रुएंट आ चुका है बेटा किसके, ओ क्यू आर के। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी। तो हम लिखेंगे हैंस पी आर इक्वल टू क्यू आर बाय सीपीसीटी। थ्योरम इज ओवर। हैंस पी आर इक्वल टू क्यू आर बाय
CPCT। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी थ्योरम है इस चैप्टर में बेटा। बस हमें क्या है, हमें बस वे एकदम सिस्टमेटिक रखना है कि भैया किस तरह से हमारे को थ्योरम को प्रूव करना है। पहले थ्योरम पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में तो अपन सीधी थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर प्रूव करने के लिए कहा जाएगा तो फिर प्रूव करने के लिए तो बेटा पूरे पापड़ बेलने पड़ेंगे, पूरा कॉन्ग्रुएंट वनग्रुएंट करके लाना पड़ेगा, और थ्योरम डायरेक्टली भी याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड थ्योरम कंप्लीट हुई। अब इसके बाद बेटा अपन बात करेंगे तीसरी थ्योरम की, वो इसी की कन्वर्स है, वो इसी की कन्वर्स है। देखिएगा आप, अभी आपको मज़ा आएगा, वो इसकी कन्वर्स रहेगी बेटा। तो भाइयों जो थर्ड थ्योरम है वो मैं आपके लिए लिख चुका हूँ स्क्रीन पे। अभी हमने जो थ्योरम 2 देखी थी ना, उसी की कन्वर्स है ये, और कन्वर्स का मतलब आपको समझ में आते ही जस्ट उसका उल्टा चलेगा। देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो बेटा आपने ये सर्कल बना दिया, आपसे कहा जा रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करना है किससे? मिड पॉइंट ऑफ अ कोड। तो बेटा पहले तो हमने ये कोड बना ली, इस कोड का नाम लिख देते हैं यहाँ पे AB। ठीक है, तो पहले तो हमने एक कोड बना ली, कोड का नाम है AB। अगर इस कोड का मिड पॉइंट हमें पता है, हम बोल रहे हैं इस कोड का मिड पॉइंट ये रहा बच्चों P, तो जैसे ही हम इस सेंटर को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो क्या कहा गया है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड। जैसे ही सर्कल के सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। पिछली बार क्या कहा था कि भैया अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोड को बाइसेक्ट करेगा। अब की बार उल्टा कि भैया अगर आपको कोड का मिड पॉइंट पता है तो इस मिड पॉइंट को आप जैसे ही सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा ये क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब OP परपेंडिकुलर AB प्रूव करना है। अब की बार OP परपेंडिकुलर AB प्रूव करना है, मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। सेम कंस्ट्रक्शन, O को A से ज्वाइन कर दीजिए, O को B से ज्वाइन कर दीजिए। आ जाइए प्रूफ के अंदर देना स्टार्ट करते हैं। पहले तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन की स्टेप हमारी इंपॉर्टेंट है। जो प्रूव करना है वो लिखा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो हमने किया ज्वाइन OA एंड OB, तो ये कंस्ट्रक्शन हमने शो करके दिखा दिया, ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है भैया, उसके बाद प्रूफ देना स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। ये दो ट्राइंगल लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा मेरे भाइयों? देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता लग गया OA बराबर OB, दोनों सर्कल की रेडियस है। OA बराबर OB ब्रैकेट में वही इक्वल रेडी। ठीक है, उसके बाद हमें पता है अब की बार P मिड पॉइंट दे रखा है, P मिड पॉइंट दे रखा है तो AP बराबर BP। P मिड पॉइंट है तो बेटा यही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? AP बराबर PB, और लॉजिक P इज मिड पॉइंट। भैया मिड पॉइंट दे रखा है, P इज मिड पॉइंट। तीसरी चीज OP इक्वल टू OP कॉमन, OP इक्वल टू OP कॉमन। बेटा जिंदगी के मजे आ गए। इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो गई, तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया हम लिखेंगे दोस्तों ट्राइंगल AOP दैट इज कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल BOP। जब दो ट्राइंगल कॉन्गुरेंट है तो हमें पता है क्या कि कॉन्गुरेंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बाय CPCT। तो ऐसा होते हैं, कहानी हो गई। एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। देखिए A बोल रहा हूँ फिर P बोल रहा हूँ, तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड, तो उधर भी ऐसे ही चलूंगा। APO इक्वल टू एंगल BPO, हैंस दिस इंप्लाइज दैट एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। APO कौन सा एंगल है? ये रहा APO, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के क्या आ गया? बराबर आ गया। और मुझे पता है बेटा ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल APO एंगल BPO के बराबर आ गया, मैंने इसको x मान लिया। तो ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? देखिएगा ऊपर लिखता हूँ आपके लिए। भाई तो हमें पता लगेगा कि हमें ये प्रूव करना है कि ये इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये कहानी क्लियर हो ही गई। एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO आ गया, और x मान लिया मैंने। एंगल APO और BPO दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लिखूंगा एंगल APO प्लस एंगल BPO इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लीनियर पेयर।
ए पी ओ भी एक्स है, बी पी ओ भी एक्स है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू 90 डिग्री, गेम ओवर। एक्स की वैल्यू 90 डिग्री, एक्स की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 आ गया और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ गया। अगर एंगल ए पी ओ और बी पी ओ 90 डिग्री है तो हैंस ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। तो लिखेंगे हैंस ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। कहानी खत्म। ये थ्योरम भी हमारी प्रूव हो गई। तो ये दोनों थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपस में आपको बहुत अच्छे से रिलेशन इनका स्टेब्लिश रहना चाहिए दिमाग में कि भैया सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, और ऑलरेडी अगर कोड का मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो कोड पे परपेंडिकुलर होता है। ये मजेदार थ्योरम है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए बेटा। तो देखिए बेटा, जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम 4, वो बड़ी शानदार है, बहुत प्यारी थ्योरम है, मजेदार थ्योरम है। अभी अपन पता जितनी भी थ्योरम्स पढ़ रहे हैं ना, सारी कोड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। फिर पता है कुछ देर बाद मतलब जब कल की क्लास या उसके अपकमिंग क्लास जब भी अपनी स्टार्ट होगी, क्योंकि जब ये सारी कोड्स वाली थ्योरम खत्म हो जाएगी ना, तो फिर अपन आर्क से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे कि सर्कल में आर्क से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरम्स है। तो ये तो कोड से रिलेटेड है, कोड ही कोड की बातें चलेगी। तो देखिए, अगर कोड्स इक्वल है तो वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती। इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जैसे ये ए बी और सी डी दोनों क्या है, इक्वल है। मुझे गिवन दे रखा है ये दोनों कोड बराबर है। गिवन में कंडीशन है ए बी बराबर सी डी, मतलब दो कोड इक्वल है। अगर कोड्स इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। थ्योरम तो एकदम बिल्कुल ऐसी शानदार याद रहनी चाहिए। तो भैया सेंटर ये रहा, एंगल कैसे बनाएगी, ए को ओ से मिलाओ और ओ को बी से मिलाओ। तो इस कोड ने तो एंगल बनाया ए ओ बी। सेम पिक्चर ये वाली कोड कैसे बनाएगी, सी को ओ से मिलाओ और ओ को डी से मिलाओ। तो इस वाली कोड ने एंगल बनाया सी ओ डी। तो आपको बताना है, आपको प्रूव करना है टू प्रूव। इस वाली कोड ने सेंटर पे एंगल बनाया ए ओ बी और इसने सेंटर पे एंगल बनाया सी ओ डी। इसका नाम एक्स लिख दीजिए, इसका नाम वाई लिख दीजिए। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल एक्स और एंगल वाई बराबर होने चाहिए। इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है, होने चाहिए। करते हैं भैया। सबसे पहले तो प्रूफ देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और किसी कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे नीड है नहीं। अब देखिएगा, ये दो ट्राइंगल बन गए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी थ्योरम्स के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे, हमें कॉन्ग्रुएंट ही करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल होना जरूरी है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में गए बेटा। देखिएगा आप, अब अपन क्या बोलेंगे सबसे पहले तो, भैया इस वाले ट्राइंगल में ए ओ, इस वाले ट्राइंगल का ए ओ इस वाले ट्राइंगल के सी ओ के बराबर है। क्यों, इक्वल रेडी, इक्वल रेडी। सेम पिक्चर, इस वाले ट्राइंगल में बी ओ इस वाले ट्राइंगल में डी ओ के बराबर है। ए ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर डी ओ। सेम लॉजिक, इक्वल रेडी, रेडियस भी या रेडियस, ठीक है। उसके बाद आगे की कहानी बेटा, ए बी बराबर है किसके, सी डी के। क्यों, क्योंकि दे रखा है कोड्स इक्वल है। हमें ऑलरेडी बोला गया है कि कोड्स इक्वल है, तो हमें गिवन है ए बी बराबर सी डी, ये हमारे को गिवन दे रखा है। तो पता लग गया यहाँ पे भी क्राइटेरिया कौन सा लग गया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। इसकी भी पिक्चर ओवर, इसका भी गेम ओवर बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्राइंगल, तो मैंने आपसे कहा था बेटा शुरू में ही, बच्चे बड़े घबरा रहे थे सर्कल से, सर सर्कल बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है यार, यूँ है। कितना आसान है यार, इतनी प्यारी प्यारी थ्योरम है, बस थ्योरम्स याद रहनी चाहिए। प्रूव करना तो बहुत ही आसान काम है। आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने आते हैं ना, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है इस चैप्टर में। इसलिए बेटा मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल बहुत अच्छे से सिखाया था और आपसे कहा था कि इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल अगर आ रहा है ना, फिर क्वाड्रिलेटरल भी आता है और फिर अपने को सर्कल भी आता है। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके दोस्तों, ट्राइंगल सी ओ डी के। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल। तो हैंस एंगल ए ओ बी, हैंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। कहानी खत्म। इसलिए ए ओ बी सी ओ डी के बराबर आ गया। ए ओ बी को मैंने एक्स बोला था, सी ओ डी को मैंने वाई बोला था, इसलिए एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। तो बेटा थ्योरम हमारी प्रूव हो गई है कि अगर कोड इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। अब इसकी कन्वर्स में क्या बोलूँगा मैं कि बेटा अगर दो कोड
सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है। अब की बार मैं बोलूँगा कि ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है, अगर मैंने आपको दे रखा है कि पहली कोड ने सेंटर पे इतना एंगल बनाया, दूसरी कोड ने सेंटर पे इतना एंगल बनाया और दोनों एंगल अगर बराबर है तो बेटा फिर कोड्स इक्वल होनी चाहिए। तो देखो कितना बढ़िया काम है। पिछली बार 2 थ्योरम पढ़ी थी, दोनों एक दूसरे की कन्वर्स थी। अब ये 2 थ्योरम पढ़ी, ये और अब एक जो पढ़ाऊंगा ये भी एक दूसरे की कन्वर्स है। कोड बराबर तो सेंटर पे एंगल बराबर बनाएगी। अगर 2 कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही तो फिर कोड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो देखिएगा किस तरह से कहानी रहेगी। बस इतनी सी कहानी चेंज कर देंगे, स्टेटमेंट चेंज कर देंगे और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा मेरे दोस्तों। इफ टू कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो थ्योरम जो हमारी नेक्स्ट आएगी 5, उसमें हम क्या करेंगे बेटा, सिर्फ इतनी सी बात बोल देंगे। इफ टू कोड्स सबटेंड, सबटेंड का मतलब होता है मेक, बनाना। इफ टू कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन कोड्स आर इक्वल, देन कोड्स आर इक्वल। बिल्कुल उसका कन्वर्स हो गया, एकदम पूरा उल्टा हो गया। अगर 2 कोड सेंटर पे बराबर एंगल बना रही है तो बेटा फिर कोड आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए, ये आपने सर्कल बनाया, ये आपके सर्कल का सेंटर है मेरे दोस्तों। हम बोल रहे हैं कि ये रही हमारी पहली कोड AB और ये रही दोस्तों हमारी सेकंड कोड CD। हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों कोड सेंटर पे बराबर एंगल बना रही है। ये कैसे बनाएगी, A को O से मिलाएंगे, O को B से मिलाएंगे, इसने बना दिया एंगल AOB। और ये वाली कोड कैसे बनाएगी बेटा, O को C से मिलाएंगे, फिर O को D से मिलाएंगे, इसने एंगल बना दिया COD। ये X है, ये Y है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ X और Y दोनों बराबर है। तो गिवन में अब की बार ये एक पिक्चर है, गिवन में एंगल X इजिकल टू एंगल Y। और प्रूव क्या करना है, कोड्स बराबर होनी चाहिए। अब की बार उल्टा हो गया प्रोग्राम, पहले जो गिवन था वो अब की बार प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हमें क्या करना है, दोनों कोड्स बराबर होनी चाहिए। AB बराबर CD प्रूव करना है। वही सेम पिक्चर, ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो प्रूफ देने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ देने के लिए ट्राइंगल का सिलेक्शन करेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंड ट्राइंगल COD। इन दोनों ट्राइंगल में क्या बेटा, इसका AO इसके CO के बराबर है, AO बराबर CO, इक्वल रेडी, ठीक है। उसके बाद इसका BO इसके DO के बराबर है, BO इक्वल टू DO। और यहाँ पे भी सेम लॉजिक, इक्वल रेडी। तीसरी चीज बेटा, इन दोनों के बीच का एंगल बराबर है, दोनों साइड्स के बीच का एंगल बराबर आ गया। ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल, तो बोलेंगे एंगल X इजिकल टू एंगल Y। और ऐसा क्यों है, क्योंकि गिवन है। तो हम बोलेंगे दो साइड उनके बीच का एंगल, सास क्राइटेरिया, बाय सास क्राइटेरिया। बस क्राइटेरिया चेंज हुआ और कुछ भी नहीं है। बाय सास क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB इज कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल COD। अब बेटा सास क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्गुरेंट है, तो कॉन्गुरेंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। हेंस AB इक्वल टू CD बाय CPCT, CD बाय CPCT। ये लो भैया, पिछली बार कोड इक्वल थी तो सेंटर पे एंगल बराबर बनाया था। अब की बार दो कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही थी, तो कोड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। हमने प्रूव करके भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट थ्योरम लेके आ रहा हूँ आपके लिए, वो भी बड़ी मज़ेदार है। तो बेटिए देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। बेटे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। इतनी शानदार थ्योरम है, आपको बिल्कुल बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर आपने सर्कल में दो कोड ले रखी है बेटा, जैसे ये सर्कल है,
ये पहली कोड है और ये दूसरी कोड है। इस कोड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सर्कल का सेंटर होता है। तो सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने का भी तरीका है। आपको अगर कोई बोले कि सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करके बताओ तो आप क्या कहेंगे, भैया हमें नहीं पता है सर्कल का सेंटर क्या है, एक कोड ये बना दो, एक कोड ये बना दो, इस कोड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो और उस वाली कोड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे वो पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है। तो बेटा थ्योरम क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोड्स, जैसे ये वाली कोड इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाली कोड इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर, सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब जहां पे वो कट करेंगे वो पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है। तो देखना कितने मजेदार तरीके से काम होगा, बहुत आसान, बस इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है आपको कॉन्सेप्ट। मैंने बोला बेटा ये पहली कोड है PQ, ये दूसरी कोड है RS, और कोई जरूरी नहीं कि कोड इक्वल हो, पहले ही बता दूं कोड्स मतलब कोड्स बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है। तो देखना ये सर्कल का सेंटर है, ये दो कोड है, हमने क्या किया बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, पहले तो किसका PQ का, तो बेटा ये मैंने PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया आपके लिए, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे O डैश, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे जाके मिलेगा बेटा वो इसका मिड पॉइंट होता है, ये दे दिया मैंने L। तो L जो है बेटा ये इसका क्या है मिड पॉइंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना बेटा वो 90 डिग्री पे आके मिलता है और मिड पॉइंट पे आके मिलता है। तो इसका तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा O डैश L, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया बेटा, तो पहले इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने M और मैंने O डैश को मिला दिया M से, ये एंगल भी 90 डिग्री आएगा। तो पहले तो ये बात मुझे पता लग गई कि O डैश L इज, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सिंबल होता है, परपेंडिकुलर O डैश L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, हैंस L इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसलिए L जो है मिड पॉइंट रहेगा किसका PQ का, हैंस L इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। इधर आ जाइए, O डैश M इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये रहा O डैश M, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका RS का, इसलिए M मिड पॉइंट है किसका RS का, हैंस पहले तो बात पता होनी चाहिए आपको, हैंस M इज मिड पॉइंट ऑफ RS। भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये होता है कि मिड पॉइंट पे आके मिलेगा और परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है भैया। M मिड पॉइंट है इसका, L मिड पॉइंट है इसका, और ये एंगल 90, ये एंगल 90, ठीक है भैया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है यहाँ पे कि O और O डैश ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया O डैश पे, लेकिन हमारी थ्योरम तो क्या है कि भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे सेंटर पे। तो मुझे क्या प्रूव करना है, O एंड O डैश कोइंसाइड, O और O डैश कोइंसाइड करने चाहिए, मतलब अलग अलग पॉइंट नहीं होने चाहिए, एक ही पॉइंट होने चाहिए, 1 मिनट में काम खत्म होने वाला है। भैया देखिए आपको पता है ये O सर्कल का सेंटर है, O सर्कल का सेंटर है, अगर मैं इसको कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, ये ज्वाइन कर दिया, तो जैसे ही मैंने प्रूफ में बात कर रहा हूं, जैसे ही मैंने O को L से ज्वाइन किया, तो बेटा अभी रिसेंटली मैंने आपको थ्योरम बताई थी, सर्कल के सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनता है वो परपेंडिकुलर होता है। सर्कल के सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब OL परपेंडिकुलर हो गया, हैंस OL परपेंडिकुलर PQ, हैंस OL परपेंडिकुलर PQ। तो बेटा OL भी PQ पे परपेंडिकुलर है और O डैश L भी PQ पे परपेंडिकुलर है, तो बेटा ये कहानी तो नहीं हो सकती है, ये कहानी तो तभी पॉसिबल हो सकती है जब O और O डैश दोनों एक ही पॉइंट हो। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से तो बेटा एक ही परपेंडिकुलर, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट पे इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है बेटा, ये ऐसे ही ड्रॉ होगा, बाकी तो इससे अब आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाना है कि जैसे ही आपने O को L से ज्वाइन किया, आप बोलेंगे OL भी परपेंडिकुलर हो गया किस पे PQ पे, और O डैश L तो पहले से ही परपेंडिकुलर था बेटा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक ही होता है,
किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो सकता है किसी गिवन पॉइंट से, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस बाय यूजिंग दीज टू कॉन्सेप्ट ओ एल परपेंडिकुलर पी क्यू, और एट द सेम टाइम क्या पता था, ओ डैश एल वो भी परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू के, हैंस ओ एल एंड ओ डैश एल, ओ एल और ओ डैश एल ये क्या करेंगे बेटा, ये एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, हैंस ओ डैश एंड ओ डैश एल आर पासिंग, हैंस ओ एल एंड ओ डैश एल आर पासिंग थ्रू ओ डैश और ओ एल ये दोनों क्या है, ओ से ही पास हो रहे हैं, इसका मतलब ओ और ओ डैश अलग से कोई दो पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। सिमिलरली हम यहाँ पे बोलेंगे बेटा, जैसे ही हम ओ को एम से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ओ एम, जैसे ही मैं ओ को एम से ज्वाइन करूंगा तो ऐसा होते हैं, अब की बार कहानी मेरी फिर बदल जाएगी। जैसे ही मैं ओ को एम से ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन ओ एम, मैं क्या बोलूँगा, ओ एम जो है ना, ओ एम ये परपेंडिकुलर हो चुका है किस पे, आर एस पे, क्योंकि अभी मैंने आपको थ्योरम बताई थी। जैसे मैंने ओ को एम से ज्वाइन किया, ओ एम परपेंडिकुलर हो गया किस पे, आर एस पे, और पिछली बार ओ डैश एम था परपेंडिकुलर बेटा किस पे, आर एस पे, तो ये भी इस पे परपेंडिकुलर, ये भी इस पे परपेंडिकुलर, तो बेटा ये दो अलग अलग पॉइंट से ये प्रोग्राम हो नहीं सकता। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हैंस ओ एंड ओ डैश विल कोइंसाइड। ओ और ओ डैश दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, क्योंकि एक पॉइंट के बारे में अगर बात करेंगे तो उससे एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो सकता है, दो पॉइंट से ये वाला काम हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी लाइन सेगमेंट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो उसका एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो बेटा कोई कह रहा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कोई कह रहा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बेटा दोनों में से है कौन, बेटा दोनों ही हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ओ और ये जो पॉइंट है ओ डैश ये अलग अलग जगह नहीं है, ये एक ही जगह है। कहने का मतलब ये जो ओ डैश वहाँ पे मैंने दिखाया ना, वो वहाँ पे नहीं होके कहाँ पे, यहीं पे, इसलिए हमने बोला ओ और ओ डैश दोनों क्या है, कोइंसाइड करते हैं, मतलब ओ डैश कोई अलग से पॉइंट नहीं है, ओ डैश सर्कल का सेंटर ही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी दो कोड का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों सर्कल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं। बच्चों ये हो गई हमारी कहानी। तो बेटा ये आज की क्लास में मैंने जितनी भी थ्योरम्स आपको बताई, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है मेरे भाइयों, घर पे जाके आप इनको तैयार करना, बिना देखे करना, आपको मज़ा आएगा। बाकी अपन कल मिलेंगे और कल भी मैं आपके लिए इसी तरह की और ढेर सारी थ्योरम्स लेके आऊँगा। अभी एक दो दिन थ्योरम्स का दौर चलेगा बेटा, एक दो दिन या 3-4 दिन भी हो सकता है, ठीक है। बाकी तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाकी अपन कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।